नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह। जैसा कि आप सबकी जानकारी में आ चुका है कि हमारे विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेशित बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन सब का भौतिक सत्यापन सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। और ये सत्यापन 2 वर्ष का होगा, 2020-21 और 2021-22। तो इस भौतिक सत्यापन के लिए आपके यहाँ बहुत जल्दी ही सत्यापन दल पहुँचने वाले हैं। तो उस सब के लिए आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, ये तैयारी के कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले तो ये कि सत्यापन दल के आने से पहले आपको क्या क्या करना है। तो दलों का गठन हो चुका है और आपके विद्यालय में कौन सा दल लगाया गया है, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो सरकार का जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, जिसको आप rajpsp.nic.in से सर्च करते हैं, उस पोर्टल के होम पेज पर ही जिला और ब्लॉक सेलेक्ट करके एक पूरी लिस्ट मिलेगी। उसमें से आप अपना विद्यालय सर्च कर लें और विद्यालय के नाम के आगे ही दल के दोनों सदस्यों के नाम और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे और उनका पदस्थापन भी मिल जाएगा। तो पोर्टल के होम पेज से आप आपके विद्यालय में लगाए गए दल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में उस दल से आपको संपर्क करना है और दल के साथ बात करके अपने विद्यालय में सत्यापन की तिथि को भी तय कर सकते हैं कि किस तिथि को सत्यापन किया जाना है। और अगर किसी कारणवश सत्यापन दल कहीं व्यस्त है और वो सत्यापन करने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवा दें और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लॉगिन से दूसरा दल गठन हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने विद्यालय को लॉगिन करके और अंदर से सत्यापन प्रतिवेदन का प्रिंट लेना है। और ये प्रिंट 2 अलग अलग होंगे, 2020-21 के लिए अलग और 2021-22 के लिए अलग। दोनों की 2-2 प्रतियां तैयार करके रख लें। इसके अलावा निरीक्षण प्रतिवेदन निकालने से पहले चाहे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके फीस वाले बच्चे या सशुल्क बच्चे जो होते हैं, उनकी प्रविष्टि पूरी है कि नहीं है। अगर किसी कारणवश प्रविष्टि पूरी नहीं है तो क्लास 1 से 8 के फीस वाले बच्चों की एंट्री भी आप कर सकते हैं। और अगर निरीक्षण प्रतिवेदन निकाल भी लिया है तो आप दोबारा प्रिंट ले लें, कोई बच्चा छूटे नहीं, फीस वाला भी, क्योंकि फीस वाले बच्चों के आधार पर ही निःशुल्क सीट की संख्या तय होती है, इसलिए उनकी पूरी प्रविष्टि होना जरूरी है। इसके अलावा जब ये प्रतिवेदन निकल जाए तो जो बच्चे निःशुल्क अध्ययनरत हैं, उन सभी बच्चों के आवेदन पत्र और उनके संलग्न दस्तावेज ये भी सभी तैयार करना प्रारंभ करते हैं। इस पे आप ये देखें कि जो नवप्रवेशित बच्चे हैं, नवप्रवेशित बच्चों के 3 डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। एक तो उनके निवास के संबंध में लिया गया प्रमाण पत्र, इसके अलावा आयु के संबंध में लिया गया प्रमाण पत्र, और इसके अलावा वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह किस आधार पर तय हुआ है, उसका प्रमाण पत्र। तो उसमें से अगर वीकर सेक्शन या दुर्बल वर्ग का बच्चा है तो उसका आय प्रमाण पत्र आएगा, और अगर वो असुविधाग्रस्त समूह जैसे SC, ST या CWSN का विद्यार्थी है तो उसका वो जाति का प्रमाण पत्र या CWSN प्रमाण पत्र आएगा। तो नवप्रवेशित हर बच्चे के 3 डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखें और वो आवेदन पत्र के साथ में अभिभावक ने संलग्न करके आपको दिए होंगे। इसमें विशेष सावधानी ये बरतनी है कि आवेदन पत्र के पेज 2 पर जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसी समय दस्तावेज का चयन किया जाता है। तो जो दस्तावेज का अभिभावक ने चयन किया है वही दस्तावेज होना जरूरी है, चाहे वो निवास के संबंध में हो और चाहे आयु के संबंध में। इसके अलावा आय के प्रमाण पत्र में विशेष सावधानी ये है कि आय के प्रमाण पत्र वर्तमान में जो बच्चे आ रहे हैं उनके तो 2.5 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र, और पुराने जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे 1 लाख के आधार पर उस समय लिए गए थे। वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए, और उससे भी पहले कुछ बच्चे 2.5 लाख से कम आय के आधार पर लिए गए थे।
तो ये देख लें कि किस ईयर के बच्चे किस आय के आधार पर लिए गए हैं, वही प्रमाण पत्र हमें चाहिएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा 1 लाख के आधार पर आया है तो अब उसका इनकम का सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का ही चाहिए। तो ये 3 बार बदलाव हुआ है, तो आपके पास में आवेदन में ये सब पहले से प्रिंट है, तो आय का प्रमाण पत्र उसी आधार पर प्राप्त कर लें। इसके अलावा आप अपने विद्यालय के बच्चों के जो उपस्थिति रजिस्टर हैं और एसआर रजिस्टर हैं, इसको तैयार करके रखें। एसआर रजिस्टर में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि आरटी के बच्चों का एसआर रजिस्टर अलग और फीस वाले बच्चों का एसआर रजिस्टर अलग। ऐसा नहीं होता, एक विद्यालय में एसआर रजिस्टर केवल एक होता है, चाहे वो बच्चा निःशुल्क प्रवेशित हो और चाहे फीस के आधार पर आया हो। तो एक ही एसआर तैयार रखें, और पुराने समय में अगर कोई इस प्रकार की गलती हो भी गई हो तो उसको जैसा है वैसा ही चलने दें, लेकिन इस समय नए बच्चों का रजिस्टर एसआर का एक ही होगा। अटेंडेंस रजिस्टर में भी कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप ये देख लें कि कोरोना की अवधि में जितने समय तक उनकी ऑनलाइन क्लास थी है तो वो रजिस्टर में ऑनलाइन लिख दें, और जब से वो फिजिकली आना शुरू हुए हैं उस समय से उनकी फिजिकल अटेंडेंस लगा दें। और स्कूल का मान्यता प्रमाण पत्र सबके पास होता ही है, कोई सा एक मान्यता प्रमाण पत्र भी साथ में रखें, क्योंकि सत्यापन दल केवल ये देखता है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो सभी मान्यता प्रमाण पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, केवल कोई भी एक लेटेस्ट जो भी आपका मान्यता प्रमाण पत्र है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा बच्चों को आपने अध्ययन के लिए वर्कबुक या पाठ्यपुस्तक जो भी उपलब्ध कराई हो वो थोड़ा सुनिश्चित कर लेना, क्योंकि दल इस बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए वो सामग्री उपलब्ध कराई या नहीं कराई, निःशुल्क बच्चों के लिए। इसका फीस वाले बच्चों से कोई भी लिंक नहीं है। फीस की गणना के लिए आपसे दल 3 चीज़ें मांग सकते हैं, वो है रसीद बुक, कैश बुक और पासबुक। तो पासबुक में कई बार एंट्री नहीं होती तो वो कैश में भी रहता है, तो वो कैश बुक में उस राशि को कैश में शो कर दें, लेकिन फीस की गणना के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ़ीस भी एक मुश्त नहीं आती है, कई बार टुकड़ों में आती है। लेकिन जो भी आपके पास में फ़ीस आई है उसको रसीद बुक और कैश बुक में ज़रूर दर्शा दें। ये डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रखें। इसके अलावा थोड़ा सा बच्चों को या अभिभावकों को निर्देशित करके रखें कि सत्यापन दल जिस समय आए उस समय हमारे ज़्यादातर बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में हो। एकदम बाध्य नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी वो ले सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उनमें से अधिकतम बच्चे हमारे विद्यालय में उस समय उपस्थित हों। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो उनके अभिभावक से अगर दल संपर्क करता है तो वो रिप्लाई दे दें कि हाँ बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है या आज किसी कारणवश नहीं आया है। ये सारे कार्य तो करने आपको सत्यापन के प्रारंभ होने से पहले। इसके बाद में सत्यापन के दिवस में क्या करना है, ये आप कुछ बिंदु और समझ लें। जैसे ही सत्यापन का प्रतिवेदन आप प्रिंट करके देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज पर विद्यालय की लोकेशन, विद्यालय की मान्यता, विद्यालय की सोसाइटी की कुछ जानकारियाँ होती हैं। उनको एक बार वेरीफाई कर लें कि विद्यालय का जिला, ब्लॉक, वार्ड, गांव, पंचायत ये सब सही है कि नहीं है। कई बार इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है कि आपका एक्चुअल वार्ड है वो उसमें प्रिंट नहीं है, या एक्चुअल ग्राम पंचायत है वो उसमें गलत प्रिंट है। तो निर्देशों में तो अभी ये लिखा हुआ है कि उसको ग्राम पंचायत को और वार्ड या ग्राम को तो हम स्कूल लॉगिन से बदल सकते हैं, और ब्लॉक को या जिला को हम डीओ ऑफिस से जाके बदलवा सकते हैं। लेकिन अभी ये दोनों ही ऑप्शन पोर्टल पर एक्टिव नहीं है, मतलब काम अभी एक्टिव नहीं किया है उनको, तो ये केवल निर्देशों में है। अभी आपको ये सुविधा पोर्टल पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी तो सबसे पहले सत्यापन प्रतिवेदन के पेज 2 पर सशुल्क विद्यार्थियों की सूची आती है। तो उनमें से कितने बच्चे अध्ययनरत हैं उनका वो मिलान करेंगे, और ये केवल उन क्लास का ही मिलान होगा जिन क्लास में निःशुल्क विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्हीं क्लास के सशुल्क या फीस वाले बच्चों का मिलान होगा। तो इसमें सभी बच्चों को जो भी उपलब्ध हैं वहाँ स्कूल में उनका मिलान करवा दें, और कुछ बच्चे अगर एब्सेंट हैं और उनमें से किसी बच्चे के अभिभावक से बात करना चाहे दल, तो 1-2 अभिभावक से भी बात करवा दें। जब सशुल्क बच्चों की
वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद में निःशुल्क विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन प्रारंभ होगा। और निःशुल्क विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन में जितने भी बच्चे विद्यालय में हैं या जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनसे कुछ फ़ोन के जरिए संपर्क करके दल संतुष्ट हो जाएगा। तो इस पे ये दोनों साल के बच्चे अभी वेरीफाई होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो 20-21 के हैं, इस समय वो विद्यालय में 21-22 में नहीं हो, तो वो उन बच्चों का वेरिफिकेशन अभी वर्तमान में तो नहीं हो सकता, लेकिन वो 20-21 में अध्ययनरत थे, इसका कुछ उनको प्रमाण उपलब्ध करवा दें तो वो बच्चे 20-21 में वेरीफाई हो जाएंगे और हो सकता है वो 21-22 में किसी अन्य विद्यालय में चले गए हों। और बाकी जो बच्चा 21-22 में पढ़ रहा है वो तो निश्चित रूप से 20-21 में विद्यालय में रहा ही है। इसके बाद में जो नवप्रवेशित बच्चे हैं, नवप्रवेशित इन दोनों साल में क्लास 1 में ही आए हैं। इससे पहले नर्सरी में आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से तो क्लास 1 में ही निःशुल्क प्रवेश हो रहे हैं। इसलिए जब 20-21 का वेरिफिकेशन होगा तो 20-21 में निःशुल्क विद्यार्थियों के साथ में सशुल्क विद्यार्थी, फीस वाले बच्चे हैं, उनमें 3 और 1 का अनुपात देखा जाएगा। मतलब 25% आरटी के बच्चे तभी वेरीफाई होंगे जब उस क्लास में 75% फीस वाले बच्चे उस समय उपलब्ध थे। भले वो आज नहीं हो, लेकिन 20-21 का वेरिफिकेशन चल रहा है तो 20-21 में फीस वाले बच्चे 75% होने चाहिए। और ये केवल नवप्रवेशित के लिए है। जो पहले से प्रवेश हुए हैं लेकिन वो प्रमोट होकर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का ये अनुपात नहीं मिलाया जाता। और इसी प्रकार से जब 21-22 में वेरिफिकेशन होगा तो 21-22 में ही नवप्रवेशित बच्चों का अनुपात 1 और 3 का, मतलब 25% आरटी के बच्चे और 75% फीस वाले बच्चे, इनका वेरिफिकेशन होगा। और जो ऊपर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। वो उसमें कोई भी अनुपात हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर इनके आवेदन पत्र को लेकर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। इस पे आप ये स्पष्ट समझ लें कि जो नवप्रवेशित बच्चे हैं उनके 3 डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। उनमें निवास का है, आय का प्रमाण पत्र है या जाति का, आय या जाति में से केवल 1 प्रमाण पत्र, और एक डेट ऑफ बर्थ या उसकी जो जन्म तिथि है उसको वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो नवप्रवेशित बच्चों के देखे जाएंगे। और बाकी जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का केवल 1 डॉक्यूमेंट, अगर उनका इनकम के बेस पर एडमिशन हुआ है तो आय का प्रमाण पत्र, और अगर उनका जाति के सर्टिफिकेट के बेस पर हुआ है तो उस समय दिया गया जाति का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। केवल 1 ही डॉक्यूमेंट पुराने बच्चों का देखा जाता है। इसके अलावा आधार नंबर या आधार का नामांकन नंबर, ये हर बच्चे का होना ज़रूरी है। तो जिन बच्चों के आधार नंबर उपलब्ध है अपने पास में, अगर वो तो देने ही है, लेकिन अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार का एनरोलमेंट नंबर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अभी जो नवप्रवेशित बच्चे हैं उनके कुछ के आधार हमारे पास में नहीं आए हैं। उनके लिए प्रोविज़न ये किया गया है कि ऐसे मान लो 2 बच्चे रह गए जिनके अभी तक आधार कार्ड हमारे पास में या आधार का एनरोलमेंट होकर के अभी तक नहीं आया है, तो उन बच्चों को अभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उनको अभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, केवल उस प्रतिवेदन में उनको आगे खाली छोड़ दिया जाएगा। ना तो उनको वेरीफाई करेंगे ना रद्द करेंगे। और 5 दिन के अंदर अगर आप उसका एनरोलमेंट करके मंगवा लेते हैं तो एनरोलमेंट की रसीद डी ऑफिस में जाकर के देनी है, और उनकी कॉपी में और विद्यालय की कॉपी में दोनों जगह उस बच्चे को वेरीफाई करवा लेना है। मतलब दल तत्काल उसको निरस्त नहीं कर सकता अगर आधार नहीं आया है तो। इसके अलावा फीस का वेरिफिकेशन होगा और ये क्लास वाइज और मीडियम वाइज होगा। तो इसके लिए वो आपके साथ में रसीद बुक या कैश बुक से कुछ मिलान कर सकते हैं। वो कोई एग्जैक्ट फीस नहीं निकाली जाती, एक अनुमानित जो आपने तय कर रखी है उसका एक अनुमान लगाया जाता है, जिससे उसमें कोई बहुत गैप नहीं हो। आपने जो तय कर रखी है वही फीस मान्य की जाती है। और फिर भी किसी वजह से कोई विवाद रहता है तो उसके लिए अलग से कुछ प्रोविज़न है जो अभी हम इसके बाद में बात करेंगे। बाकी फ़ीस की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीस का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि नहीं हो पाएगी। क्योंकि फ़ीस के कॉलम अगर खाली रह जाते हैं तो जब क्लेम बिल आप निकालेंगे तो उस समय उसमें 0-0 आएगा। बच्चे तो आएंगे लेकिन बच्चों के आगे राशि फिर 0-0 आएगी। इसलिए फ़ीस का भरा जाना बेहद ज़रूरी है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर दल अपने हस्ताक्षर भी करेगा
और अंतिम पेज पर दल के भी सिग्नेचर होंगे और विद्यालय के संस्था प्रधान के भी सिग्नेचर होंगे। उस प्रतिवेदन की एक कॉपी विद्यालय में रहेगी और दूसरी कॉपी दल अपने साथ लेके जाएगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी जाएगी। इसके बाद में सत्यापन पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि स्कूल लॉगिन से ही होती है, मतलब वो आपको करनी है। तो अगर आपका सत्यापन प्रतिवेदन कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको तत्काल फीड कर दें। हालांकि विभाग ने उसके लिए 5 दिन का समय दिया है, लेकिन आप 5 दिन का इंतजार नहीं करें, उसको तत्काल ऑनलाइन फीड कर दें और उसको लॉक कर दें। और अगर किसी बच्चे को अभी आधार की वजह से हमने उसको ना तो कैंसिल किया है और न ही कन्फर्म किया है, तो 1-2 दिन में उसका आधार का एनरोलमेंट करवा के उसका नंबर उसमें भर दें डी ऑफिस से वेरीफाई करा के, और इसके बाद में सत्यापन रिपोर्ट को आप लॉक कर दें। इस पे कई बार और समस्या हो जाती है, जैसे दल ने जो रिपोर्ट दी है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो उस स्थिति में ये प्रोविज़न पहले से ही किया गया है कि विद्यालय अपनी परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी को दे दें। जिला शिक्षा अधिकारी में पहले से ही विशेष सत्यापन दल बने हुए, गठित किए हुए होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो स्वयं जा करके इस विद्यालय का सत्यापन करें जिससे परिवेदना प्राप्त हुई है। तो अगर दल के साथ आप सहमत नहीं हैं उसकी रिपोर्ट से, तो चाहे तो कंडीशन लिख करके कि इन चीज़ों पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप साइन कर सकते हैं, या फिर आप साइन नहीं करें, लेकिन परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी में कार्यालय में निश्चित रूप से पहुँचा दें। और इसके बाद में फिर ये होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपनी दूसरी प्रति से आपकी रिपोर्ट का ऑनलाइन मिलान करेगा। अगर वो पूरी सही मिलती है तब वो उसको वेरीफाई कर देंगे, और अगर वो उसका पूरा मिलान नहीं होता तो वो कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो आपको दोबारा करेक्ट करके ऑनलाइन दोबारा लॉक करनी है। तो ये भी ध्यान रखें कि एक बार आपने लॉक कर दिया इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो वेरीफाई हो चुकी है। जब तक डी ऑफिस से वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक कभी भी कैंसिल हो सकती है, और अगर वो कैंसिल पड़ी रह गई तो फिर आपका क्लेम बिल नहीं बनेगा। इसलिए आपके पार्ट पर आपके लॉगिन से उसका लॉक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इन जानकारियों का आप अपने विद्यालय में ज़रूर उपयोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।